जो एक लीडरशिप को डेवलप करने का जो एक बैकबोन होना चाहिए, वो बिना स्पिरिचुअल, बिना रिलीजियस और बिना बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के हम लोग नहीं डेवलप कर पाते कर सकते हैं। तो इसीलिए चैलेंजेस तो बहुत है 21st सेंचुरी में, जिस बात को लेकर हम लोग अभी गुजर रहे हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे इश्यूज़ है, डिमोटिवेशन है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। लेकिन एक बात का बहुत मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि चैलेंजेस आज ही आए हैं ऐसा नहीं है, चैलेंज तो इसके पहले भी थे। लेकिन चैलेंजेस है कि रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, और वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, इट डजंट मीन कि वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन उसके आंकड़ों के हिसाब से और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से अगर उसका डेवलपमेंट दिखता है तो हम मानेंगे कि भी कोई भी प्रस्तापित सरकार जो है वो उस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हम उस हिसाब से उसका आकलन करना चाहेंगे, ना कि हम किसी एक दो लोगों का डेवलपमेंट देखकर हम ये बोलेंगे कि समाज का डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, आप स्किल बेसिकली हमारे घर में सावित्रीबाई फुले पैदा होना पसंद नहीं है, बाबा साहब पैदा होना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि जिस विचारधारा की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारे आइडियोलॉजी की वजह से है, हमारे महापुरुषों के स्ट्रगल की वजह से है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में हमने समाज के सामने बताना चाहिए कि ये हम आइडियोलॉजी। अब वो जो टेम्पल ऑफ पावर है, वो टेम्पल ऑफ पावर में जब तक हमारे लोग नहीं आते हैं तब तक हम लोगों को हम लोग बेगिंग नहीं कर सकते हैं, जो भीख नहीं मांग सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड मास है, उस एजुकेटेड मासेस को इंटेलिजेंस मास है जो बहुजन समाज का, उसने इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत आ गई है कि हम लोगों ने अभी क्या करना चाहिए। साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया के संथागार में, जहां पर NNBY, जिसका नाम है नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक कैडर आयोजित किया गया था। और इसमें हमारे साथ इस कैडर को ट्रेनिंग देने वाले चेतन मिश्राम सर है, और वो युवाओं पर काम करते हैं। वो एक ट्रेनर है और युवाओं के अंदर लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तमाम चीज़ों के लिए वो काम करते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे ओवरऑल सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट को लेकर, साथ ही युवाओं को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो आप आज आपने जिस विषय को लेकर आप यहाँ पर आए, जिस विषय से ताल्लुक़ रखकर आप यहाँ पर आए, नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन आप हमको दे दें कि इसका क्या उद्देश्य है और एक्चुअली ये जो संगठन है ये किस लिए काम करता है। नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ हमने 2006-07 में बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य, हम लोगों ने जब अलग अलग भारत में विद्यमान जो युवा संगठनाएं थी, उस संगठनों को हमने ये देखा कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पॉलिटिकल उसका उपयोग लिया जाता है, लेकिन बच्चों का जो सही प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका सही तरीके से उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। तो ये प्लेटफॉर्म खड़ा करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनके बच्चों का सही टैलेंट जो है वो उसको एक्सप्लोर किया जाए, और फुले शाह अम्बेडकर की विचारधाराओं को इन बच्चों के टैलेंट से समाज में कैसा इसका उपयोग हो सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य उसका था। रिलीजियस मूवमेंट के लेकर क्या NNBY किस डायरेक्शन में काम करती है? बेसिकली नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ का फाउंडेशन जो है, प्रिंसिपल्स जो है, वो बुद्धा और बाबा साहब की फिलोसॉफी का है। इस बात का मानना है कि जो तक हमारा फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, जिसमें मोरालिटी, एथिकल वैल्यूज़ हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हम लोग एक स्ट्रांग जो मूवमेंट को हम लोग जोर देना चाहते हैं, जो बाबा साहब सबसे बड़ा उसका उदाहरण है, फुले उनका सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वैसा वो जो एक लीडरशिप को डेवलप करने का जो एक बैकबोन होना चाहिए, वो बिना स्पिरिचुअल, बिना रिलीजियस और बिना बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के हम लोग नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली बुद्धा के प्रिंसिपल्स को हम लोग अपने आप में इम्बाइब करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं को लेकर जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं, तो आज का जो विषय भी था वो भी युवाओं को लेकर ही था। तो ऐसे में आज जो युवाओं की समस्या है, इन समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं आप? चैलेंजेस तो बहुत है 21st सेंचुरी में, जिस बात को लेकर हम लोग अभी गुजर रहे हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे इश्यूज़ है, डिमोटिवेशन है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। लेकिन एक बात का बहुत मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि चैलेंजेस आज ही आए हैं ऐसा नहीं है,
चैलेंज तो इसके पहले भी थे, लेकिन चैलेंजेस को हम लोग उसके उसके सोल्यूशन के ऊपर हम डिस्कस ना करते, हम प्रॉब्लम को इतना डिस्कस करते हैं कि एक नए प्रॉब्लम को हम जन्म देते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं के पास में प्रतिभाशाली युवा बहुत है, लड़के लड़कियों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनके इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को पास में हम लोग जा नहीं रहे, रीच आउट नहीं कर रहे हैं, और उस टैलेंट के लिए एक नए तरीके से हम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग सोल्यूशंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में प्रॉब्लम है, तो हम लोग कुछ चुनिंदा ट्रेडिशनल मेथड से जो काम कर रहे थे उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नए अप्रोचेस को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी हाल ही में नए नए यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कैसे जाने चाहिए, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप्स को कैसा एक्वायर करना चाहिए, कौन से पॉलिसीज़ में हम लोगों ने जाना चाहिए, कौन से पॉलिसीज़ को हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, इसके लिए हमारा यूनिट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और उस तरीके से लोगों को गाइड कर रहा है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार सांप्रदायिक ताकतें जो है अपना दमखम दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है, और दलित उत्पीड़न एक बढ़ती हुई एक समस्या नज़र आती है, तो ऐसे में क्या आप युवाओं को सोशल जागृति का जो काम बोलते हैं, तो वो क्या एनएनबीवाई के माध्यम से हो रहा है? हाँ जी, हमारा एनएनबीवाई का नॉट ओनली स्पिरिचुअल इस चीज़ के ऊपर फोकस करने का काम है। हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो एनएनबीवाई का सोशो कल्चरल मूवमेंट को, एजुकेशनल मूवमेंट को किस तरीके से लोगों के बीच में जाना चाहिए, उसके बारे में हमारा मेन उद्देश्य है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत ही सटीकता से इस बात को कहा, बहुत ही ज़ोर देकर इस बात को कहा कि कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब उसका सोशल जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो सोशल फाउंडेशन को स्ट्रांग रखने के लिए, सोशल फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए एनएनबीवाई प्रयत्न कर रही है। सर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में यूथ के लिए वो बहुत प्रोग्राम चला रही है, तो क्या ऐसे स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम हो गया, तो इस प्रकार के जो स्किल्स का काम जो वो दे रहे हैं या फिर जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इससे क्या बैकवर्ड्स पीपल या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का क्या कितना फ़ायदा हो सकता है उनके इस काम से? तो ये गवर्नमेंट तो अपने प्रोग्रामिंग्स देंगे, गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट चलानी है, तो गवर्नमेंट तो अपनी प्रोग्रामिंग के तहत कुछ सुविधाएं देने का काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी ही, लेकिन ये बात कितना उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, तो ये तो आंकड़े बताते हैं। और मुझे लगता है कि आंकड़ों के बारे में मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं। तो चाहे ये बीजेपी की गवर्नमेंट हो, या चाहे कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, या चाहे कोई और गवर्नमेंट रहे, तो हर एक गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए तो वो काम करती है। लेकिन मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, और वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, इट डजंट मीन कि वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन उसके आंकड़ों के हिसाब से और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से अगर उसका डेवलपमेंट दिखता है तो हम मानेंगे कि भी कोई भी प्रस्तापित सरकार जो है वो उस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हम उस हिसाब से उसका आकलन करना चाहेंगे, ना कि हम किसी एक दो लोगों का डेवलपमेंट देखकर हम ये बोलेंगे कि समाज का डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, आप स्किल में देखते हैं टैलेंट को क्या, या फिर स्टडी में देखते हैं, तो या मतलब उच्च शिक्षा में आप देखते हैं, क्या बताएंगे युवा? हम तो सभी इसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है ये जो एजुकेशन की वजह से ये इतनी बड़ी क्रांति हम लोग देख रहे हैं। अगर एजुकेशन नहीं होता था तो मुझे लगता था कि ये क्रांति हम लोग नहीं देख पाते थे, और एजुकेशन की वजह से ही ये इतना डेवलपमेंट हुआ। फिर वो चाहे फिर एजुकेशन का जो परिवर्तन है वो स्किल में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशंस में, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन की वजह से ही हम लोग डेवलपमेंट देख सकते हैं। आने वाले समय में अभी हायर एजुकेशन के लिए जो बढ़ावा जिस तरीके से दिया जा रहा है और जो हमारे बच्चे जो जा रहे हैं, तो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा से जो बच्चे प्रेरित है और जिन लोगों ने इस बात को समझा है, क्योंकि आज जो कुछ हम प्रोडक्ट है वो हम उसकी बेनिफिशरीज रहे बेसिकली। तो ये बेनिफिशरीज आने वाली जनरेशन्स को भी हम लोगों ने उस तरीके से बताना चाहिए और उनको ये बात बताना है। तो हायर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों को जाना जिस प्रकार हम बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन जिस प्रकार एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होते हुए नज़र आ रहा है इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों में, तो इससे क्या बहुजन समाज का कितना नुकसान हुआ, क्या लगता है आपको? अब वो जो टेम्पल ऑफ पावर है, वो टेम्पल ऑफ पावर में जब तक हमारे लोग नहीं आते हैं तब तक हम लोग लोगों को हम लोग बेगिंग नहीं कर सकते हैं, जो भीख नहीं मांग सकते, ऐसा मुझे लगता है।
तो मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड मास है, उस एजुकेटेड मासेस को इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस मास है जो बहुजन समाज का, उसने इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत आ गई है कि हम लोगों ने अभी क्या करना चाहिए। ये 2 साल का लड़ाई नहीं है, मुझे लगता है ये मात्र 2 साल का नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे से ये काम हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शुरू से एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है? कोलैप्स किया जा रहा है और ये जब जब जहाँ के रिवॉल्यूशन हुआ उसे काउंटर किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात के लिए ये बात समझना होगा, हमें अगुवाई करनी पड़ेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि एजुकेटेड मासेस की है कि उन्होंने इस बात की अगुवाई करके लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम सोचने चाहिए। चलो, न्यू जनरेशन जो है आज जिसे हम आज कहते हैं, युवा वर्ग जिसे कहते हैं, अब ये युवा वर्ग हमको रोजी रोटी के लिए मतलब भागदौड़ करते हुए नज़र आता है, नौकरी के लिए हाथ पैर मारते हुए। लेकिन वहीं सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें थोड़ा कतराता हुआ नज़र आता है। तो इसके क्या बेसिक कारण होंगे या फिर इसके लिए किस प्रकार काम करना चाहिए? अगर मैं बहुजन समाज की बात करूँगा तो हमारे बहुजन समाज में हमारा जो कल्चर ऑफ माइंड है या जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमारे घरों के लोगों को बेसिकली हमारे घर में सावित्रीबाई फुले पैदा होना पसंद नहीं है, बाबा साहब पैदा होना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि जिस विचारधारा की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारे आइडियोलॉजी की वजह से है, हमारे महापुरुषों के स्ट्रगल की वजह से है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में हमने समाज के सामने बताना चाहिए कि ये हम आइडियोलॉजिकल प्रोडक्ट है और हमारे आइडियोलॉजिकल प्रोडक्ट की वजह से आने वाली जनरेशन को भी इस तरीके के उदाहरण हम लोगों ने देने चाहिए। यहाँ से बुद्धिज़्म ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बुद्धिज़्म को फिर से जीवित करने का काम किया और अब वही आइडियोलॉजी को फिर से इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इम्परमानेंस की थियरी को हम लोग अगर बिलीव करते हैं तो मुझे लगता है कि जब जब ये काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ है, एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी बात अगर सच है और हमारी बात में हमारी इंटीग्रिटी के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, हमारे इंटेंशंस हमारे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि बुद्धिज़्म हमारी आइडियोलॉजी फेल्योर आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी ये सक्सेसफुल और पानी जैसे बहते रहने वाली आइडियोलॉजी है। तो मुझे लगता है कि ये इस आइडियोलॉजी के ऊपर हमें अडिग विश्वास है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसे, रिवॉल्यूशन लाने वाली आइडियोलॉजी है। तो हम इसके ऊपर हमें बिलीफ है और हम बाबा साहब के उस कथन को बिल्कुल पूरा करेंगे क्योंकि बाबा साहब ने बहुत ही स्ट्रांगली ये बात 1956 में हमें धर्मांतर के माध्यम से हमें करवा दिया है और बाबा साहब का जो बिलीफ था वो बिलीफ को भी ऊपर हमें विश्वास है क्योंकि बाबा साहब ने काफ़ी स्ट्रगलफुल वातावरण से ये बात को हमें दिया है लोगों को। आने वाले समय में बाबा साहब ने जो अभिप्रेत भारत बाबा साहब को जो अपेक्षित था उस भारत को हम लोग हमारी इस जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस गोल्डन पीरियड को वापस लाना है। अभी आने वाले 2-4 दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती है और ऐसे मौके पर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर चर्चा करने के लिए आए हैं, तो एक क्या मैसेज देंगे हमारे न्यू जनरेशन को 14 अप्रैल के मौके पर? जयंतियाँ बहुत होती है, इस बार भी जयंती हो रही है जो हर साल होती है। बाबा साहब ने जयंती सेलिब्रेशन करने के लिए मनाही किया था। बाबा साहब ने मुझे लगता है कि आज की युवा जनरेशन को मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने जयंती सेलिब्रेशन का जो फैनफेयर से किया जाता है उसको ना करते हुए क्या बाबा साहब ने बताया हुए विजन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं क्या? अगर वो विजन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग एक नया एग्जाम्पल देने लायक हम अगर सक्षम बने हैं तो मुझे लगता है पे बैक टू द सोसाइटी करने का जो विजन बाबा साहब ने फुले ने देखा था वो सही मायने में उस जयंती को हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझूंगा। अदरवाइज जयंती जो है जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो जयंती के फेवर में मैं नहीं हूँ। एक और आखिरी सवाल, जयंती की बात आई इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने का उन्होंने इस साल ठाना है, सोचा है और वो मना भी रहे हैं और अपने बीजेपी के बैनर पे कहो या उनके नॉन पॉलिटिकल आरएसएस के बैनर पे कहो वो उनका चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये जो सरकार है या फिर उनके जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार अभी दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही बाबा साहब को प्यार करते हैं, महात्मा फुले को प्यार करते हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये बात को समझना ज़रूरी है। वो उनका काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए।
हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से डिवाइडेड है, उस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने एक अंडर वन अम्ब्रेला हमें आने की जरूरत आप है। राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। जो बाबा साहब ने सोशल फाउंडेशंस की बात किया था, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमें ये दिखता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बाबा साहब के नाम पे हमारी आइडियोलॉजी की वजह से वो डरे हुए हैं, और उस डर के लेकर उसे बनाए रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। मतलब वो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स को आकर्षित करना मुझे इतना ही है या मुझे लगता है कि जब तक हम लोग अल्टरनेटिव्स हम लोग खड़े नहीं करते, तब तक हमारे लोगों को, जब तक प्रॉपर अल्टरनेटिव्स हम लोग देते नहीं हैं, तब तक हमारे लोग जो है वो अलग अलग बिखराव में हमें दिखेंगे। लेकिन मुझे बात का विश्वास है कि बुद्ध और बाबा साहब की आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि हमारे लोगों को एक दिन ज़रूर हमारी बात समझेगी कि हम लोग क्योंकि बाबा साहब जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए बाबा साहब ने अच्छा काम भी किया था, और चाहे वो नॉन पॉलिटिकल रहो या पॉलिटिकल रहो, तो बाबा साहब ने पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, और उसका बेस रूट जो है वो भी बहुत अच्छे से बनाया था। तो आने वाले समय में हमारे जैसे यंग जनरेशन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से अवेयर कराए और सजग करे कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे एनएनबीवाई के ट्रेनर, जो यूथ को ट्रेनर देते हैं, उनका नाम चेतन मिश्राम सर है, और उनके साथ हमने बातचीत की और काफ़ी सारे विषय पर उन्होंने अपने मत दिए हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं उनके सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इशू को लेकर जो बातें उन्होंने बताई, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।